गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप? मैं साहिल सिंह टारी फिर से आपके सामने आपके अपने चहेते चैनल एसएसटीसी पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आप देख रहे होंगे जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। तो मैंने पहले ही जीन पियाजे के बारे में आपको पूरे विस्तार पूर्वक वीडियो और स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से आपको समझाने की भरसक प्रयास किया है। तो इसके लिए हम सबसे पहले आज कुछ कॉन्सेप्ट जीन पियाजे का कुछ कॉन्सेप्ट था उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि आपको दिख रहा होगा। 1 सेकेंड। तो जैसे ही कुछ कॉन्सेप्ट जो हैं प्रमुख संप्रदाय, इसके पहले जीन पियाजे का मैं इंट्रोडक्शन फिर से आपको दे देता हूँ। जीन पियाजे क्या थे भाई? एक स्विस मनोवैज्ञानिक थे। जब वे अल्फ्रेड बीने के प्रयोगशाला में बुद्धि परीक्षणों पर साथ कार्य कर रहे थे, तभी संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन है ना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे सिलेबस के लिए। मूल रूप से पियाजे क्या थे? जीव वैज्ञानिक थे। बालकों में बुद्धि का विकास किस प्रकार से होता है, यह जानने के लिए उन्होंने अपने खुद के बच्चे को अपनी खोज का विषय बना लिया। जैसे जैसे कोई बच्चा बड़ा होता है, उसमें जो बौद्धिक क्षमता है, उसमें सोचने की जो शक्ति है, ऑटोमेटिकली डेवलप होती जाती है। संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य ये भी है कि बच्चे के सीखने और सूचनाएं एकत्रित करने के तरीके से है। पियाजे ने कहा कि बालकों में वास्तविकता के रूप के बारे में चिंतन करने तथा उसे खोज करने की शक्ति न तो सिर्फ बालकों के परिपक्वता स्तर पर और न ही सिर्फ उसके अनुभव पर निर्भर करता है, बल्कि इन दोनों की अंतःक्रियाओं द्वारा निर्धारित होता है। अब हम लोग, ये इंट्रोडक्शन था, अब इसके हम लोग कॉन्सेप्ट पे आएंगे कि कॉन्सेप्ट में क्या है। ओके, तो देखेंगे हम लोग। 1 सेकेंड। तो डियर फ्रेंड्स, आपको दिख रहा होगा कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव थ्योरी PDF, और उसी के बगल में आपको दिख रहा होगा, है ना, प्रमुख संप्रदाय, मेन कॉन्सेप्ट। तो ये आपका टॉपिक हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव थ्योरी। और इसमें जो है मेन कॉन्सेप्ट में सबसे पहले आपका अनुकूलन है। तो अनुकूलन के बारे में मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ। अनुकूलन क्या होता है, पहले इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो अनुकूलन क्या होता है? किसी खास इन्वायरमेंट में सुगमता पूर्वक जीवन व्यतीत करने एवं अपने वंश को वृद्धि करने के जीवों के शरीर में रचनात्मक एवं क्रियात्मक अस्थायी परिवर्तन, है ना, उत्पन्न होने की प्रक्रिया तो है। यही तो अनुकूलन है। किसी स्पेशल इन्वायरमेंट में, किसी स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में सुगमता पूर्वक मीन्स ईजिली, ओके, जीवन व्यतीत करने एवं अपने वंश को वृद्धि करने के जीवों के शरीर में रचनात्मक एवं क्रियात्मक अस्थायी परिवर्तन जो उत्पन्न होने की जो प्रक्रिया होती है डियर फ्रेंड्स, इसी को हम क्या कहते हैं? अनुकूलन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुकूलन कहते हैं। यह शरीर का अंग या स्थिति नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया है। समझिएगा, किसी शरीर का अंग नहीं है, है ना। इट्स डजंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, एक परमानेंट प्रोसेस है। अनुकूलन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एडेप्टेशन बोला जाता है। ओके, तो एडेप्टेशन के बारे में हम चर्चा करेंगे। अनुकूलन क्या होता है भाई? जीवों के द्वारा की जाने वाली उस प्रक्रिया का नाम है जिसमें सभी जीव अपने एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए और अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं। मतलब माहौल के अनुसार, जैसा माहौल मिलेगा उस माहौल के अनुसार अपने को उस योग्य बनाते हैं। इस संपूर्ण प्रक्रिया को ही अनुकूलन कहा जाता है। तो आपने अनुकूलन के बारे में समझ लिया होगा। अब अनुकूलन को कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अनुसार 2 टाइप में हम बांट सकते हैं। फर्स्ट वन इज आत्मसातीकरण एंड सेकेंड वन इज समायोजन। तो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सबसे पहले 1 सेकेंड।
आत्मसातीकरण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एजिमिलेशन। क्या बोलते हैं? एजिमिलेशन बोला जाता है। तो इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आखिर एजिमिलेशन होता क्या है? तो ये क्या है, जब किसी भी व्यक्ति या बालक में कोई नया सिचुएशन आता है, नई परिस्थितियाँ आती है, नए चैलेंजिंग आते हैं कि मुझे ये काम करना है, तो उस वक्त क्या होता है, वह उसमें परिवर्तन हो सकता है कि पुरानी परिस्थितियों के अनुसार ना लाए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं किसी नई परिस्थिति में कोई काम करना चाहूँगा तो पिछला जो परिस्थितियाँ हैं उसके आधार पर करूँ। मतलब यदि नई परिस्थितियों में मैं पुरानी परिस्थितियों के अनुसार कोई चेंज नहीं लाता हूँ, कोई परिवर्तन नहीं लाता हूँ, तो इसी को हम क्या बोलेंगे? आत्मसातीकरण बोलेंगे। ओके, सिंपली हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि पहले की जो परिस्थितियाँ हैं को जो प्रयोग मैं करूँगा उससे जो कोरिलेशन स्थापित हो जाता है, लेकिन उस व्यवहार में कोई परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती है। पहले मैंने जो सीखा, जो ज्ञान लिया, उसको मैं अपने न्यू नॉलेज में क्या करूँगा? कोरिलेट कर दूँगा, लेकिन कोई चेंजिंग नहीं करूँगा कि मैंने जो पहले सीखा है और जो मैं अब सीख रहा हूँ उसमें चेंजिंग नहीं करना है, सिर्फ उसको सामंजस्य स्थापित हो जाता है, लेकिन व्यवहार में कुछ परिवर्तन नहीं होगा। जैसे मैंने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद मैंने बीएड किया, मतलब बीएड कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कि मैंने ग्रेजुएशन किया तो उसका जो एक्सपीरियंस मेरे पास है वो सेम एक्सपीरियंस है ना, और सेम एक्सपीरियंस हमारे ये जो नया जो एक्सपीरियंस है उससे मैं कोरिलेशन करूँगा। ऐसा नहीं कि मैं जो नया जो एक्सपीरियंस है उसको मैं चेंज कर दूँगा ग्रेजुएशन से। इसी को हम बोलते हैं आत्मसातीकरण। इस टॉपिक को हमारे राजेश सर और हमारी ईशिता मैम ने काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया था, काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। मैं बस ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आप देख रहे होंगे नंबर 2 में समायोजन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एकोमोडेशन। इसमें क्या होगा डियर ट्रेनिज, इसमें जो होगा आत्मसातीकरण में आपने क्या किया कि पुराना जो था परिस्थिति है ना, और जो नई जो परिस्थितियाँ थी उसमें तालमेल हम लोगों ने बिठाया, लेकिन व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं किया। इसमें क्या हो जाएगा कि जो पुरानी जो परिस्थितियाँ हैं और जो हमारी जो नवीन परिस्थितियाँ होगी उसमें एक तालमेल हम लोग स्थापित करेंगे, लेकिन जो पुरानी जो परिस्थितियाँ हैं, जो नई परिस्थितियाँ में है ना, चेंजिंग आ जाएगा। क्या आ जाएगा? चेंजिंग आ जाएगा। इसी को बोलते हैं समायोजन बोलते हैं। मीन्स नवीन परिस्थिति में पूर्व किए गए व्यवहार का प्रयोग कर यदि सामंजस्य कोरिलेट स्थापित नहीं होता तब पूर्व किए गए व्यवहार के प्रतिरूप में बदलाव या परिवर्तन बालक करता है। इसे समायोजन करते हैं। अब मैं ग्रेजुएशन किया, उसके बाद राइट नाउ आई एम परसुइंग बीएड फर्स्ट ईयर। तो ग्रेजुएशन का जो एक्सपीरियंस होगा मेरे पास और जो बीएड का जो एक्सपीरियंस होगा, इसमें हम क्या करेंगे? कोई कोरिलेट नहीं कर पाएंगे, कोई स्थापित ही नहीं कर पाएंगे। तो पूर्व की जो व्यवहार होगा ना उसको क्या करेंगे? हम चेंज कर लेंगे कि नहीं भाई चलो इसको हम चेंज कर लेते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे? समायोजन बोलेंगे। दिख रहा होगा साम्य धारण, इसको बोला जाता है इक्विलिब्रेशन। क्या बोला जाता है? इक्विलिब्रेशन बोला जाता है। इसमें क्या होगा, जैसा कि हम लोग सीखे सबसे पहले आत्मसातीकरण और समायोजन। आत्मसातीकरण या समायोजन एजिमिलेशन और एकोमोडेशन द्वारा जो नई परिस्थितियाँ होगी स्थापित जो हम करने के एस्टैब्लिश करने की जो कोशिश करेंगे तो उसके बीच में एक बैलेंस स्थापित करेंगे। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? साम्य धारण कहते हैं। मीन्स आत्मसातीकरण और समायोजन के बीच में जो तालमेल बिठाया जाएगा, जो बैलेंस किया जाएगा है ना, उसमें क्या चेंजिंग आ रहे हैं, मतलब इसमें चेंजिंग आएंगे उसके बीच में। ओके, तो ये जो तालमेल हम बिठाएंगे
आत्मसातीकरण और समायोजन के बीच में उसी को जो चेंजिंग जो होगा, तालमेल जो बिठाने की जो प्रोसेस होंगी, उसी को मैं बोलूँगा, मतलब हम लोग बोलेंगे साम्य धारण बोलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग हैं, एडेप्टेशन हो गया, आत्मसातीकरण हो गया, समायोजन हो गया, साम्य धारण हो गया, संरक्षण है ना, कंजर्वेशन। ये एक ऐसा प्रोसेस है डियर टेरीज, इसके द्वारा हम मानव या बच्चे क्या करते हैं, वातावरण के परिवर्तन तथा स्थिरता में अंतर करने की क्षमता, और दूसरी तरफ वस्तु के रंग रूप में परिवर्तन तथा उसके तत्व में परिवर्तन के बीच अंतर करने की क्षमता विकसित हो जाती है। जैसे हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे मैटर्स हैं, पदार्थ हैं, तो उसमें जो रंग में चेंजिंग होती है ना, उसमें जो चेंजिंग करने का जो परिवर्तन हम समझेंगे कि जैसे कोई फ्लावर है, तो जब वो अनरिपन वो कच्चा रहता है तो उसका रंग कुछ और रहता है, लेकिन जैसे ही वो पक जाता है तो उसका रंग कुछ और हो जाता है। तो ये जो रंग में परिवर्तन आया, इसमें जो चेंजिंग आया है ना, तो इसी को क्षमता को हम क्या बोलेंगे, संरक्षण बोलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संज्ञानात्मक संरचना। ये तो हम लोगों ने पहले ही कर लिया है, थोड़ा सा और कर लेते हैं। इस जीन पियाजे ने क्या किया इसमें कि मेंटली जो आपका एबिलिटी कैपेसिटी है ना, कि सेट को संज्ञानात्मक संरचना की संज्ञा दी है। मतलब हमारे पास मानसिक जितनी भी योग्यताएं हैं, वो बुद्धि से हों, चाहे वो तार्किक हों, चाहे वो सोचने की क्षमता हमारा काफ़ी विकसित हो, इसी के समूह को हम क्या कहते हैं, मानसिक संरचना को बोला जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे, मानसिक संक्रिया। मानसिक संक्रिया, मेंटल ऑपरेशन। जब बालक के सामने कोई समस्या आती है और वह उसके समाधान हेतु चिंतन करने लगता है तो वह मानसिक संक्रिया करते समझा जाता है। अब किसी बच्चे में बहुत सारी समस्या आ सकती है, जैसे वो कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है तो उसको समझ नहीं आ रहा है, तो वो क्या करेगा, सोचेगा कि आखिर इस प्रॉब्लम में समस्या क्यों आ रही है मुझे बनाने में। इसका अर्थ यही हुआ कि बच्चे ने जब क्लास किया होगा तो मे भी हो सकता है कि जो उसके टीचर होंगे, उस टीचर की बातों को वो समझ नहीं पाया होगा, या तो बच्चा का माइंड कहीं और होगा, या तो टीचर नहीं अच्छे से समझा पाए होंगे। तो इसके क्या होता है, वो सोचने लगता है कि आखिर क्यों नहीं हुआ, चिंतन करने लगता है। तो इसी को बोला जाता है मानसिक संक्रिया। क्या बोला जाता है, मानसिक संक्रिया। नंबर 6 देखेंगे स्कीम्स। क्या देखेंगे, स्कीम्स। डिटेरीज, स्कीम्स क्या है डिटेरीज, जैसे किसी बच्चे को आप डेली बोलोगे कि आपको स्कूल जाना है और घर से निकलना है, तो इस स्टॉपेज पे आपकी बस खड़ी रहेगी। तो बच्चा क्या करता है कि 2 दिन 4 दिन है ना, 1 महीने 2 महीने वो कंटिन्यू इस काम को करता है, फिर उसको एक आदत सी बन जाती है कि जैसे ही वो निकलेगा वो नहीं चाहते हुए भी उसी रास्ते से भी जाता है और उसी बस स्टॉप पे खड़ा रहता है बस के वेट में। मतलब ये बार बार ये चीज़ें जो करती है उसी को बोला जाता है स्कीम्स। क्या बोला जाता है डियर ट्रेनी, दिख रहा होगा स्कीम्स। बच्चे स्कूल जाने के पहले यूनिफॉर्म जो पहनते हैं, बैग कैरी करते हैं, अपने शूज़ का लेसेज वो बांधते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसका एक प्रोसेस शुरू में उसको अटपटा लगता है, लेकिन उसके बार बार एक करते दोहराते दोहराते उसको हैबिट सी बन जाती है, और जब ये हैबिट सी बन जाती है, रिपीटेशन हो जाती है, तो इसी को बोला जाता है स्कीम्स। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आ रहे हैं, स्कीमा। क्या आ रहे हैं, स्कीमा। इसमें देख रहे होंगे कि जैसे कोई बच्चा कोई चीज़ को देखा है ना, सीखा है, तो उसके दिमाग में एक प्रतिबिंब बन जाती है। क्या बन जाती है, प्रतिबिंब बन जाती है माइंड में। तो उसी का वो एक कॉन्सेप्ट बन जाता है, इसी को क्या कहते हैं, स्कीमा। जैसे कोई बच्चा है, किसी जानवर को देखा और वो अपने पेरेंट्स से पूछता है कि यह क्या है, तो उसके पेरेंट्स बताते हैं कि यह कुत्ता है। क्या है, कुत्ता है। और जब बालक फिर अगले दिन उसी कुत्ते को देखता है ना, उसी कुत्ते को देखता है, तो तब भी समझेगा कि कुत्ता है। लेकिन जैसे ही कुत्ता देखा उसके बाद फिर अगले दिन बढ़ी,
उसके दिमाग में कुत्ता दिमाग बैठ गया, क्योंकि 2 दिन देख लिया था। लेकिन जैसे ही वो किसी बिल्ली को देखा, क्या देख लिया? बिल्ली को। तो बालक क्या करता है कि उसको समझ में आता है कि कुत्ते का भी क्या था, 4 पैर था, बिल्ली का भी 4 पैर था। मतलब उसके दिमाग में सब कुछ होने लगता है ना? कि ये हो ना हो, मैंने कुत्ता को देखा, फिर क्या देखा? बिल्ली को देखा, कुत्ते को देखा। तो बालक क्या करता है, यदि बालक को आप नहीं बताओगे कि कुत्ता है, जो उसको पहले उसने देख रहा था बालक, वो कुत्ता था, लेकिन आज वो देख रहा है वो क्या है? बिल्ली है। तब तक उसको समझ में ही नहीं आएगा कि कुत्ता और बिल्ली क्या है। वो बिल्ली को ही क्या समझेगा? कुत्ता। बिल्ली को ही क्या समझेगा? कुत्ता। मतलब उस जानवर को जो पहले कुत्ता देखा, फिर उसके बाद वो बिल्ली देखा 2 से 4 दिन के बाद, तो उस बिल्ली को भी क्या बोल रहा है वो, कि ये कुत्ता ही है ना? वो क्या है? कुत्ता ही है, क्योंकि उसको पता ही नहीं, उसको बस यही पता है कि कुत्ते को 4 पैर होते हैं, 2 कान होते हैं, उसके 2 आँख होते हैं। बिल्ली का भी वही देख रहा है, तो उसको बस इतना ही समझ में आया कि हो सकता है दूसरे टाइप का कुत्ता होगा। मतलब उसके माइंड में बैठ जाता है, कुत्ते का जो प्रतिबिंब है ना? बैठ जाता है, दिमाग में सेट हो जाता है। तो आई थिंक सो आप स्कीमा भी समझ गए होंगे कि उसके बाद डियर ट्रेनीज आपको दिख रहा होगा विकेंद्रन, डिसेंटरिंग। ओके, डिसेंटरिंग ये क्या है ना? चिंतन से संबंधित है। चिंतन में सोचना है ना, कॉन्सेंट्रेट करना। जैसे बालक किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, तो सॉल्व करने का उसका एक लिमिटेशन होता है कि वो किस लिमिट तक उस प्रॉब्लम को सोच विचार कर सकता है। ये जो कॉन्सेप्ट होता है, इसी को हम बोलते हैं आत्मकेंद्रन। क्या बोलते हैं? आत्मकेंद्रन, ईगोसेंट्रिक। और स्टार्टिंग में बालक क्या करता है, उसको वो ईगोसेंट्रिक करता है, ढंग से सोचता है। लेकिन जैसे-जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, तो वो क्या करता है, वो विकेंद्री ढंग से सोचने लगता है। स्टार्टिंग में आपने पढ़ा होगा जीन पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में, कि सेकेंड स्टेज में बच्चा क्या होता है, जो आपका प्राक संक्रियात्मक था वो आत्मकेंद्रन था, है ना? किसी चीज़ को वो उसके दिमाग में गलत धारणा बनी रहती है कि सब चीज़ वो कहता है सजीवी है। बादल को, चाँद को, सबको वो क्या समझता है, वो सजीवी है। लेकिन जैसे-जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, वो हर चीज़ में डिफ़रेंस वो करना सीख लेता है। उसी को बोला जाता है विकेंद्रन बोला जाता है। तो आई थिंक सो ये भी टॉपिक आप लोगों ने समझ लिया हो। तो डियर ट्रेनीज, आज का सेशन कैसा लगा आप मुझे बताएं। उसके बाद मैं फिर से एक नए वीडियो या स्क्रीन रिकॉर्डर के साथ फिर से आपके सामने उपस्थित होऊंगा। आप इसको देख लें अच्छे से, मैंने अच्छे से कर लिया है और आपको कोशिश किया समझाने का। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय, सी यू इन नेक्स्ट ऑडियो और वीडियो।